नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौटी हैं। पूरी दुनिया में उनका स्वागत हो रहा है। पूरी दुनिया उनको सम्मान की दृष्टि से देख रही है। बहुत बहुत नई टेक्नोलॉजी की तरफ अमेरिका, चीन ये सब जा रहे हैं। हमारे देश का नौजवान क्या कर रहा है? हमारे देश का नौजवान औरंगजेब की कब्र खोदने में व्यस्त है, क्योंकि नेता उसे ऐसा करने में उलझा रहे हैं। बॉलीवुड जो किसी जमाने में प्यार मोहब्बत की निशानी होता था, समाज को एक संदेश देता था, अब वो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने में व्यस्त है। कहीं कश्मीर फाइल बन रही है, कहीं केरला स्टोरी बन रही है, कहीं कुछ और बन रही है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो खतरे उठाते हुए, जो समाज में प्यार और भाईचारा की भावना को रखते हुए फिल्म बनाते हैं। ऐसी एक बहुत शानदार फिल्म आई है इन गलियों में। अविनाश दास डायरेक्टर हैं, जाने माने डायरेक्टर हैं। अनारकली अफवारा नेटफ्लिक्स पे शी आपने देखी होगी, उसका निर्देशन किया है उन्होंने। इंसान भी बहुत बेहतरीन है, मेरे मित्र हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस फिल्म में 4 PM मीडिया पार्टनर भी है। इस नाते से मैं कुछ और ज्यादा अगर तारीफ कर दूं तो शायद ये इनपुट हो सकता है कि मैं उसका मीडिया पार्टनर हूं, लेकिन ईमानदारी से मैं जितनी तारीफ करूंगा फिल्म उससे 1000 गुना ज्यादा है। मैंने कई महीने रह के अविनाश दास जी के साथ देखा है कि कोई डायरेक्टर जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, कोई पिक्चर ऐसे ही तैयार होती है। और पिक्चर बनाई है उन्होंने, लखनऊ के ऊपर बनाई है। दो समुदाय के बीच प्यार की कहानी है। मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के के बीच प्यार हो जाता है। और जिस तरह आज के दौर में नफरती चिंटू नेता आग लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आग लगाने की कोशिश की जाती है। मैं पिक्चर के बारे में अगर ज्यादा बता दूंगा तो आपको देखने का मजा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए, जब पिक्चर बनी तो सेंसर बोर्ड की सांसें अटक गई। सांसें अटक गई क्योंकि डायलॉग था, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर। अब मुझे बताइए, कौन नहीं जानता कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर। बिना नागपुर के, बिना संघ मुख्यालय के पूछे हुए भाजपा में पत्ता भी खटक सकता है। अगर पिक्चर में ये डायलॉग आ जाए तो सेंसर बोर्ड के पसीने क्यों छूट जाते हैं? सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने को मना कर दिया। नतीजा ये हुआ, प्रोड्यूसर को कोर्ट में जाना पड़ा, अदालत में जाना पड़ा। तब मसला ये हुआ कि आप नागपुर मत बोलिए। आप पिक्चर देखने जाएंगे, डायलॉग देखेंगे, डायलॉग आएगा भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली की राजधानी, तब घंटा बज जाएगा। मतलब अदालत पे इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर, डायलॉग ही तो था। इतना डर क्यों है? इस तरह इस पिक्चर पे कई सारी रोक लगाने की कोशिश करी, क्योंकि ये पिक्चर दो समुदाय के बीच प्यार का संदेश दे रही थी। भाग्यश्री अपने जमाने की बहुत सुंदर अदाकारा हुई। उनकी बेटी की पहली पिक्चर थी ये। नसरुद्दीन शाह साहब के बेटे हैं। बहुत खूबसूरत पिक्चर है। और इस माहौल में अगर ऐसी पिक्चरें बने तो शायद समाज में जो लोग नफरत घोल रहे हैं उनके मुंह पर पानी फिर जाएगा। पिक्चर के डायरेक्टर अविनाश दास जी से मैंने इस पिक्चर को लेकर बातचीत करी। पूरी बातचीत सुनिएगा, तब समझ में आएगा आपको कि नफरत की इस माहौल में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की गलियां कैसे बनाई जाती है। इन गलियों में पिक्चर बना के चलते हैं अविनाश दास जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अविनाश दास जी आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री से इतना जुड़ा नहीं था। मैंने कुछ महीने पिछले जो आपके गुजारे, जिस तरह इस पिक्चर को आप जी रहे थे, आप एक एक सीन की बात करते थे, मुझे बड़ा रोमांच होता था, क्योंकि बॉलीवुड में मैं कभी इससे पहले ईमानदारी से जुड़ा नहीं था। और किसी डायरेक्टर से तो ऐसे जुड़ा नहीं था कि उसकी आने वाली पिक्चर के एक एक सीन के बारे में मैं देखता रहूं। और मैंने जब पिक्चर रिलीज हुई ना, तो मन तो किया कि पहले दिन जाके देखूं। लेकिन मैंने 4 दिन अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया। मैं कहा देखूं लोग देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और फिर जो जो पिक्चर देख के आ रहा था वो इतना बढ़िया बढ़िया लिख रहा था, फिर मुझसे रुका नहीं गया। मैं कल ये पिक्चर देख कर आया। और बस क्योंकि मैं लखनऊ का था, लखनऊ की गलियां दिख रही थी, इसलिए तो खुश था ही था। लेकिन आपके डायरेक्शन को तो सलाम, एक एक सीन ऐसा। और मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने मुझे बताया नहीं था कि आप खुद भी उस पिक्चर में हैं। मुझे याद आया अपने सुभाष घई की तरह, सुभाष घई अपनी हर पिक्चर में आता था। पहली बार आप मुझे अपनी किसी पिक्चर में नजर आए। लेकिन बहुत बढ़िया ये लगा कि जिस समय औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में आप हैं, एक छावा पिक्चर को लेकर जिस तरह विवाद बन गया है, देश में दो समुदाय के बीच में नफरत घोली जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, उस बीच में ये बिल्कुल तपती धूप में एक ठंडक का एहसास कराती फिल्म है आपकी। प्यार का संदेश देती हुई फिल्म है आपकी। हिंदू मुसलमान के बीच एकता का संदेश देती हुई फिल्म है आपकी। जब ये पिक्चर बना रहे थे तब भी माहौल लगभग कुछ कुछ देश में ऐसा था। इस देश में बहुत बहुत तरह तरह की
प्रोपोगंडा फिल्म बन रही हैं, जिनसे पैसे बहुत सारे कमाए जा सकते हैं। आज एज ए डायरेक्टर आपको लग रहा था कि ये जो प्यार मोहब्बत भरी और खास तौर से दो समुदाय के बीच जोड़ने वाली जो कहानी आप लेकर आ रहे हैं, इस कहानी से ऐसे संदेश आएंगे जो लोगों के दिल को छुएंगे पहली बात, और समाज क्या इन संकेतों से, इन संदेशों से, क्योंकि पहले जमाने में फिल्में आईना होती थी, लोग फिल्म देख के सबक लिया करते थे। आपको लगता है कि आप कामयाब हुए, जो पिक्चर आपने खुद देखी तो आपको लगा कि हाँ, इससे प्यार की बहुत सारी खुशबू निकल रही है? संजय जी, आपको याद होगा, एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि इस तरह से विधिवत हम पहली बार बात कर रहे हैं, एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। ऐसे तो हम लोग काफी मिलते जुलते रहते हैं। और आपको याद होगा कि यही फिल्म थी जब हम शूट कर रहे थे लखनऊ में, तो हमारी पहली अच्छी मुलाकात हुई थी। उससे पहले जो मुलाकात थी मुझे याद नहीं थी, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद आपने हमें घर बुलाया था और बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की थी आपने। उससे पहले की मुलाकात थी, सौरभ भास्कर की शादी थी। हाँ, आप उस शादी में आए थे, हमने आपको 3 बार नमस्ते किया, आप लिफ्ट ही नहीं दे रहे थे हमें लोगों ने कहा ये डायरेक्टर है, इन्होंने अनारकली अवफारा बनाई है और बाकी पिक्चरों की तारीफ हो रही थी की, लेकिन आप लिफ्ट ही दे रहे थे। लेकिन हाँ, विधिवत मुलाकात फिर इस पिक्चर के थ्रू। और हम उसी वक्त ये फिल्म शूट कर रहे थे लखनऊ में, जब कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया था। तो एक सीन जिसमें गली में गूंज रही है उनकी आवाज लोगों की, और तिवारी जो है नेताजी चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, और उधर कर्नाटक रिजल्ट के चुनाव आ रहे थे। तो हम उसी समय देख रहे थे कि देश में रोशनी की एक पहली किरण जो है वो हमको दिख रही है। बहरहाल, मैं बहुत पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ इस बातचीत को, क्योंकि फिल्म के संदर्भ में है। मुझे लगता है कि हमने कोई अनोखी कहानी नहीं कही है। हमने इसके लिए बहुत कोशिश करके बहुत लेयर्स वाला कोई खाका नहीं चुना कि सिनेमा को ऐसा होना चाहिए, उसकी ये क्राफ्टिंग होनी चाहिए। जो 70 और 60 के दशक में जो सिनेमा जिस तरीके का बनता था, जिस किस्म का संगीत होता था, जिस सरल तरीके से लोगों के रिश्ते दिखाए जाते थे उस जमाने में, मोहब्बत की जो एक सामान्य सी आकांक्षा थी जो अव्यक्त होती थी उस जमाने में फिल्मों में। आप देखिए, फिल्म देख करके आए हैं आप, हमारे हीरो और हीरोइन ने कायदे से एक बार भी फिल्म में गले भी नहीं लगाया एक दूसरे को, जो कि आज की फिल्मों में बहुत आम है। म्यूजिकली हमने कोशिश की कि थोड़ा सा वो मेलोडी पकड़ा जाए जो 60 और 70 के दशक में रहा है। तो एक तरह से हम नए भारत की खोज में थोड़ा पुराना रास्ता हमने चुना कि हम जैसे बरसों की विरासत, जो साझी विरासत है, एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे के साथ रिश्ता बरतने की जो विरासत है कौमों के बीच में, समुदायों के बीच में, तो हम किस्सा गोई में भी उसी अंदाज में जाएं। तो ये हमारी कोशिश थी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को फिल्म बहुत कमाल की लग रही है। अभी एक आदमी ने मुझे फोन किया जस्ट इस बातचीत से शुरू होने से पहले, और वो बहुत उत्तेजित था, बहुत रो रहा था। कह रहा भाई, मतलब ये क्या फिल्म बनाई है आपने। लेकिन जो आपने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, कैसी फिल्म लग रही है, क्या है, मैं अपने किसी काम से संतुष्ट नहीं होता हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि ये कहानी अधूरी है। तो इस अधूरेपन को पूरा करने में ऐसी बहुत सारी कहानियों की तलाश में करता रहता हूँ और करता रहूंगा, और कभी किसी मोड़ पे आपको भी यहाँ खींच के लाऊंगा कि ऐसी कहानियां कहने में हमारी मदद करिए। अच्छा, पता है अविनाश भाई, आप गजब के इंसान हैं। पिछले 6-7 महीने में हम लोगों ने बहुत साथ समय गुजारा है, और मैं आज दर्शकों को बता दूं कि आपसे ज्यादा उत्सुकता डायरेक्टर आप हैं। ये तो एक माँ की तरह होता है, बच्चे का सृजन होता है पिक्चर। मैं 1 साल से देख रहा था आपको, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ा लेट होती चली गई, और मैं 1 साल से आपको देख रहा था। और मैं तो इतना उत्तेजित रहने वाला इंसान हूं कि अगर 1 साल में मेरी पिक्चर और मैंने बनाई होती और 1 महीना लेट हो गई होती तो मैंने इन्हें क्या क्या कर डालता। आपके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं आती थी, आपके चेहरे पे कोई भाव नहीं आते थे, और मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड मैं रहता था, कब आ रही है ये पिक्चर, कैसे आ रही है, कहाँ रिलीज करेंगे, क्या क्या करेंगे। ये सब्र जो एक डायरेक्टर का होता है, तो क्या वो सब्र मुझे नजर आया कि अगर निर्देशक जो होता है, जो एक एक सीन को जीता है,
अब मैं समझ में आया कि कैसे आप डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि मैंने उसमें एक एक सीन देखा है। वो लड़की, भाग्यश्री की लड़की की पहली एंट्री है, पहली फिल्म है उसकी, और वो जो हंसिया उठाती है, या जो मिर्जा के मर्डर होता है, उससे घर के बाहर से खून निकल के आता है। एक एक सीन डायरेक्टर जीता है। लखनऊ के लोग खुशनसीब हैं कि इतनी मोहब्बत की मिसाल लखनऊ से शुरू हुई, क्योंकि लखनऊ तहजीब का शहर है। पहले आप वाला शायर है, रहे हैं यहाँ पे, और शहर भी वैसे ही है। अविनाश जी, मैंने इन गलियों को देखा है। मैं छोटे से शहर बदायूं से आता था, तो मैं ईद पे भी ऐसी गलियां देखता था, होली पे भी ऐसी गलियां देखता था। बहुत सारी गलियां थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक जगह रहा करते थे। अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उसमें एक शख्स ने मुझे, मेरे दोस्त ने बताया कि एक शख्स ने बड़ा दुखी होकर उससे कहा कि कितना खराब है, जैसे ही मेरा नाम सुनते हैं लोग, मैं मुसलमान हूँ, लोग मकान नहीं देते। आपको ये डर नहीं था कि ये पिक्चर केवल हिंदू और मुसलमान के प्यार पर आ रही है, तो इस माहौल में कुछ लोग, नफरत करने वाले लोग रिजेक्ट कर देंगे कि इस तरह की पिक्चर स्वीकार नहीं करेंगे? आपको लगता था कि देश में प्यार करने वाले लोग ज्यादा हैं जो इस पिक्चर को सराहेंगे? नहीं, आपकी ही बातचीत से एक बहुत ही कमाल की लाइन निकलती है, जो कि मुगले आजम का एक गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुझे लगता है कि अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, आपके जहन में कहीं किसी के लिए नफरत नहीं है, तो आप वही करेंगे। अपने तमाम जो हथियार हैं कहने और सुनने के, उसमें वही आप करेंगे। नफरत की कहानी आप सोच ही नहीं सकते, तो कह कैसे पाएंगे। मसला ये है कि मेरे साहस का मामला तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही न्यून है। उन लोगों के साहस की दाद देनी चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए जो इस सब्जेक्ट के साथ खड़े हुए, जिन्होंने इस सब्जेक्ट में करोड़ों रुपए लगाए और अभी भी खड़े हैं। बहुत सारे, मुझे याद नहीं है जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से लेकर के आज तक, मुझे लगता है कि 5-6 दिन हो गए हैं, एक भी ऐसा रिव्यू मुझे पढ़ने को मिला हो जिसमें ये कहा गया हो कि ये गैर जरूरी कहानी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बीजेपी सो कॉल्ड, अंडर इन्वर्टेड कॉमा में पार्टी का नाम ले रहा हूं, क्योंकि अभी एबीपी के पत्रकार ने भी पार्टी का नाम लेकर के, पार्टी के लोगों का नाम लेकर के एक खबर बड़ी बुलंद किस्म की डाली थी। मैं नाम, अगर इसको चाहे तो आप इरेज भी कर सकते हैं, अगर आपकी पॉलिसी में नहीं आता हो किसी पार्टी का नाम लेना, तो भी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे राइट विंगर्स ने इस फिल्म को देखा और उन लोगों के फोन आए कि यार फिल्म तो बड़ी अच्छी है, हमारी पॉलिटिक्स से ये मेल खाती है या नहीं खाती है, लेकिन सिनेमा बड़ा अच्छा है। इस सिनेमा में अच्छा ये है कि आपने एक हिंसक दृश्य का उदाहरण दिया हमारी फिल्म से। आपने देखा होगा कि हमने मारते हुए नहीं दिखाया। आज की फिल्मों में हिंसा, आज की फिल्मों में प्रोपेगेंडा, आज की फिल्मों में वो सारी चीजें अंडरलाइन की जा रही है जिससे एक खास समुदाय को टारगेट किया जा सके या एक एंटी हीरो को ग्लैमराइज किया जा सके। आपने देखा होगा कि हमने बहुत प्रतीकात्मक रूप से उन चीजों का इस्तेमाल किया है। हम प्यार की बात करते हुए एक नफरत और एक हत्या के दृश्य से समझौता कैसे कर सकते हैं, है ना? तो हमने वो पूरी कोशिश की, और ये सब चीजें जो होती हैं सब्र की वजह से ही हो पाती हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब 100 लोगों का काफिला एक कहानी को बुनने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है, तो 100 लोगों के बीच बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी उत्तेजना होती है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आप हर चीज को एड्रेस करने लगेंगे तो वो चीजें बिखर जाएंगी। फिल्म बनने से पहले ही वो बन नहीं पाएगी, बीच में ही बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। तो सबको मिला जुला करके, सबके साथ कदम बढ़ाते हुए, सबको ढाढ़स बंधाते हुए एक फिल्म बनती है। तो बहुत सारे ऐसे मसलों पर जब आपको उत्तेजित होने की जरूरत होती है तब भी चुप रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे आपकी उत्तेजना जो है चुराना चाहता हूँ, आपका उत्साह, आपका उल्लास चुराना चाहता हूँ, और कभी ना कभी मैं ले लूंगा और मैं भी आपकी तरह एनर्जेटिक दिखूंगा एक जमाने में। क्या बात है अविनाश भाई, मैंने धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता पढ़ा होगा कम से कम 10 बार। मुझे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे उपन्यासों में से है। तो सुधा जब और जब पढ़ा, चंद्र की कहानी।
है ना, सुधा और चंद्र की कहानी। तो मैं जब पढ़ा मैं इमोशनल हो गया, आंखों में आंसू आ गए। उस उपन्यास को 10 बार पढ़ा, 10 बार ऐसा हुआ। फिर मैंने पढ़ा कि धर्मवीर भारती के बारे में लिखा था कि लेखक इतना अच्छा लेखन तभी कर सकता है जब उसके जीवन से कुछ गुजरा हो। लोगों ने उसको धर्मवीर भारती की निजी जिंदगी से भी जोड़ के देखा उपन्यास को। तो ये जो प्यार की कहानी, आपकी कहानियों में प्यार बहुत होता है। क्या एज ए डायरेक्टर आपकी जिंदगी में क्या बहुत सारा प्यार स्टॉक में है? क्या आपने भी बहुत मोहब्बत की है जिंदगी में, जो आप इतना प्यार की बात कर रहे हैं इस पिक्चर में? यार मुझे लगता है ना कि कोई भी सामान्य मनुष्य जो दरअसल मतलब सहज जीवन जीता हो, उसके जीवन में प्यार ही प्यार होता ही है। दूसरा क्या है कि जब आप दूसरों को बहुत अच्छी निगाह से देखेंगे तो लोग भी आपको अच्छी निगाहों से देखेंगे। मैं इस प्यार को जो है स्त्री पुरुष के दायरे से निकाल करके उस शेर की तरफ ले जाना चाहूंगा अपनी बात, कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि जब ये आपकी पर्सनल राजनीति, तो आपके जीवन में आपको मोहब्बत करने वाले लोग बहुत होंगे, और जब आपको मोहब्बत करने वाले लोग बहुत होंगे तो आप नफरत की कहानी कैसे कह सकते हैं? तो यही धुरी है जिसके बिना पर मैं मोहब्बत की लंबी इमारत जो है इस फिल्म के जरिए ही नहीं, तमाम फिल्मों के जरिए बनाना चाहता हूँ, खड़ी करना चाहता हूँ। संजय भाई बिल्कुल ठीक बात है। इस पिक्चर में इश्तियाक भाई अपने छोटे भाई बड़े प्यारे से वो पागल का रोल कर रहे हैं, और उनके डायलॉग भी कुछ कुछ बहुत बहुत अच्छे डायलॉग हैं। भारत एक खोज, मेरा पुतला जलाओ, आंदोलन छेड़ दो मेरे खिलाफ, भारत भारत एक खोज है सर। तो उस करेक्टर को जो आपने लिया इस कहानी में, इस कहानी का मूल मंत्र क्या था उनके इश्तियाक भाई का जो था, लेकिन उसमें बीच में एक बड़ी अजब बात हुई जो मेरे लिए बड़ी हैरानी भरी थी। वो बात ये थी कि एक डायलॉग पिक्चर में ट्रेलर में बड़ा वायरल हो रहा था कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर। अच्छा, अंदर की बात है, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर है। अबे पागल हो गया बे? आहा, ये जब पिक्चर हम देखने गए तो हम वो, चूंकि बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो कि भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नागपुर, लेकिन जब पिक्चर देखी तो नागपुर के नाम पे आपने घंटा बजा दिया, नागपुर नाम ही नहीं लिया। जबकि मुझे वो क्लिप मेरे पास है, मैं चौंका कि आपने बताया नहीं कि भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली के आगे नागपुर, नागपुर पे घंटा बज गया। नागपुर का नाम लेने से आप क्यों डर गए इतना? आपको क्या डर था? आप तो बड़े बेखौफ आदमी हैं। नागपुर कैसे कट गया उस पिक्चर में से? नहीं, देखिए क्या है कि मैं उस कैरेक्टर की बात थोड़ा सा अलग से बताना चाहता हूँ। हिंदी के बहुत ही कमाल के कथाकार हुए हैं वसु मालवीय, जो बहुत कम उम्र में गुजर गए। उनकी 3 कहानियों पे बेस्ड ये फिल्म है, और उनकी 3 कहानियों के किरदार हैं हमारी इस फिल्म में। उसमें से एक भंगा है, वो 90s के बाद लिखी गई कहानी थी। 97 में वसु मालवीय गुजरे हैं, तो 92 के बाद की कहानी है वो, और कुछ कुछ इसी किस्म का किरदार है। लेकिन जब आज एक फिल्म में हम उस किरदार को लेके आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है उसको रेलिवेंट बनाना, उस किरदार को। तो जब हम फिल्म शूट कर रहे थे, और इश्तियाक खान जो कि मेरे बहुत गहरे दोस्त भी हैं और मेरी पहली फिल्म से लेकर अब तक हमारे साथ हैं, दूसरी बार हमने साथ में काम किया है। हमारी अनारकली और पारा में हीरामन का किरदार बहुत ही सच्चा किरदार था, और इस फिल्म में उन्होंने भंगा का किरदार निभाया, एक पागल का किरदार। तो ये किरदार क्या बोलेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सब हमने सेट पर एक दूसरे से मिलजुल कर ही तैयार किया था। उनकी जबान जो है हमारे सिनेमा में वो पटकथा का हिस्सा नहीं है। और आज ही सुबह मेरी इश्तियाक भाई से बात हो रही थी, और मैं पूछ रहा था कि कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो अपने हर इंटरव्यू में बताऊंगा कि जब डायरेक्टर और अभिनेता एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इस तरह का जादू हो जाता है कभी कभी। तो हमारी फिल्म में अक्सर वो बोलता है भारत एक खोज, वो एक सोचा समझा अटेम्प्ट था हमारा, क्योंकि हम जिस भारत में रहना चाहते हैं वो कहीं पीछे छूट गया है ना। अभी सुनीता विलियम्स आज सुबह ही इस धरती पे लौटी हैं अंतरिक्ष में इतने दिन भटकने के बाद। पूरी दुनिया एआई और नए नए आविष्कारों की बात कर रही है, और हमारा जो अपना युवा है वो औरंगजेब
की कब्र खोदने की बात कर रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम एक सिंबॉलिक तरीके से भारत को खोजने की बात करना चाहते हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य जो हमारे आपके जैसा इंसान, जिसको पागल नहीं समझा जाता है, इस किस्म का किरदार अगर सिनेमा में इस तरह की बात कहेगा तो लोगों को लगेगा कि बिल्कुल चस्पा किया गया है एक नैरेटिव। लेकिन हमारे समय में भी जो सवाल उठाते हैं, जो नॉर्मली उनको तो पागल ही कहा जाता है या उनको संशय की निगाह से देखा जाता है, या बहुत सारे लोग इस डर से सवाल नहीं उठाते हैं कि पता नहीं उनके पीछे ईडी या सीबीआई लग जाएगी। मैं तो जेल होके भी आ चुका हूँ 2 साल पहले। तो पागल को क्या डर है? पागल को ना प्रधानमंत्री से डर है ना किसी से डर है। हमारी फिल्म में ही एक डायलॉग है कि अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है तो एक चाय वाला शायर क्यों नहीं हो सकता? तो एक, हालांकि जो नाटक था, नाटक में बड़ा इसी कहानी के इर्द गिर्द एक नाटक भी खेला गया था कोविड के आसपास, जिसमें वो डायलॉग था कि जब प्रधानमंत्री पागल हो सकता है तो एक पागल प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता। तो उस डायलॉग को हमने इसलिए थोड़ा सा माइल्ड कर दिया था कि ये जो लाइन है सेंसर बोर्ड कभी भी इसको पास नहीं करेगा। हमारी फिल्म की कहानी ये है कि जैसी फिल्म आप देख करके आए हैं, इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, फिल्म सर्टिफिकेशन ने इनकार कर दिया, सेंसर बोर्ड ने इनकार कर दिया, जो उनकी प्राइमरी कमेटी थी। फिर उन्होंने हमको रिवाइजिंग कमेटी में भेजा। रिवाइजिंग कमेटी ने जो आप देख रहे हैं नागपुर वागपुर सब कुछ तहस नहस कर दिया। बहुत सारे डायलॉग्स हैं, जैसे एक डायलॉग है कि जीतेंगे तो रंग चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा, है ना। जैसे एक नारा जो लगाता है फ्रिंज एलिमेंट कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आप सबको याद है और आपके दर्शकों को भी याद होगा कि ये नारा किसने लगाया था। तो जिस तरीके से उन्होंने काटा पीटा सिनेमा को, हमको लगा कि अगर इनके कहने से हम सिनेमा जो है काट करके फिर लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा और कहानी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो हम कोर्ट गए और कोर्ट ने हमारी फिल्म को समझा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई चलो, अगर सेंसर बोर्ड की भी थोड़ी बात रह जाए तो 2 जगह हल्का सा आप बदल सकते हैं। तो एक जगह जो है उन्होंने कहा कि नागपुर की जगह किसी और शहर का नाम डाल दीजिए या उसको हटाइए, किसी और शहर, है ना। तो एक तो ये, दूसरा एक डायलॉग था कि आजकल हर चाय वाले में एटीट्यूड आ गया है, जो कि आप 4 PM के मंच से मैंने बताया भी था, है ना, लखनऊ में पिछली बार। कोई दिक्कत हो बताना। दिक्कत क्या भैया जी, वो यू गली में जो चाय वाला है वही थोड़ा आनाकानी कर रहा था। हमारे यहाँ बहुत एकता है, हमारे यहाँ ये मैच वैच दिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। साला हर चाय वाले में एटीट्यूड आ गया है। तो उस डायलॉग में कोर्ट ने कहा कि यार चलो कर दो, मिर्जा चाय वाले में आजकल एटीट्यूड आ गया है। तो ये 2 जगह हमने कोर्ट के कहने से बदला, बाकी पूरी की पूरी फिल्म वैसी की वैसी है। मुझे मालूम नहीं है कि हाँ वायरल हो गया है, क्योंकि मुझे लगा कि बाकी लोगों को ये जानना चाहिए, बाकी सोशल मीडिया के थ्रू, कि दरअसल ये डायलॉग क्या था। तो इस वजह से वो चीजें अभी वायरल हो गई, क्योंकि हम लोगों ने डाला उसको सोशल मीडिया पे। होता है ना, कई बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो बाकी फुटेज जो है, ऐसे फुटेज जो इस्तेमाल नहीं किए जाते सिनेमा में, वो सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं ताकि वो कहानी भी लोग देख सकें। अच्छा, तो आप बताना क्या चाह रहे थे कि वाकई में भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर, यही बताना चाह रहे थे? ये तो पता ही है सबको। यही तो पता ही है सबको, नागपुर भी वो बन रहा है, प्रधानमंत्री क्या है संजय भाई, हमको बहुत कुछ पता है लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। तो हम ये मतलब कहना चाह रहे हैं अपनी फिल्म से कि जो आपको पता है वो देखो। एक पागल कितनी बहादुरी से कह रहा है, कितनी दिलेरी से कह रहा है, तो आप भी कहो। एक देश को बनाने के लिए आज पागल होने की जरूरत है, पागल बनो तभी इस देश को बचा पाओगे। बॉलीवुड जो है, जो किसी जमाने में समाज का एक आईना होता था, वो इस प्रोपेगेंडा में फंसा हुआ है। कश्मीर फाइल से लेकर केरल स्टोरी तक नफरत की एक ऐसी बाढ़ आ गई है। आपके बॉलीवुड के ऐसे ऐसे लोग खलनायक के रूप में सामने आ गए हैं, समाज को बांटने के लिए ऐसे ऐसे हिंसक बयान दे रहे हैं। आपने पूरी जिंदगी बॉलीवुड को समर्पित की है, और आप कैसे तमाम आपके दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने बॉलीवुड को जिंदगी समर्पित की है।
वो लोग भी अब खुल के कहने से बचते हैं, खुल के कह नहीं रहे हैं। नतीजा ये है कि प्रोपेगेंडा करने वाले लोग ज़्यादा सामने आते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि फिर पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद जो पिक्चर बनती है वो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन पहुंचते हैं। बॉलीवुड को कम से कम इस पिक्चर से और आपको देखकर हिम्मत आनी चाहिए कि इस तरह आवाज उठाएं कम से कम। पिक्चरें अभी भी बहुत लोग देखते हैं, दीवानगी से देखते हैं। मैं खुद दीवानगी की तरह देखता हूँ, लगभग रोज थोड़ी बहुत देर पिक्चर घर पे सोने से पहले जरूर देखता हूँ, दिमाग शांत होता है मेरा। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में हिम्मत आएगी कहने की भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर, इस तरह की बात कहने की हिम्मत आएगी? आज ही शेखर कपूर ने ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने बैंडिट क्वीन की बात की है कि किस तरीके से हम कड़ी धूप में बहुत सारे लोगों की मेहनत से एक एक सीन रचते हैं। हाँ, बहुत लोगों की ऊर्जा, बहुत लोगों की एनर्जी लगी रहती है उसमें, और बहुत आसानी से जो है सेंसर बोर्ड उसको जो है वो निकाल देने की बात करता है। तो सिनेमा को इस तरह के सेंसरशिप से बचाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों शेखर कपूर की आवाज जो है थोड़ी सी मुलायम हो गई थी सरकार के पक्ष में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय तक एक तरह की सत्ता के बाद उनको लगता है कि थोड़ा बदलाव होने की जरूरत है, थोड़ा देश को बदलने की जरूरत है। यही सब चीजें रही होंगी कि लोगों ने थोड़ा अपना पाला बदला। बहुत ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में दो तरह की धाराएं दिख रही हों। एक धारा जो राइट विंग की तरफ जाती है और दूसरी धारा जो लेफ्ट लिबरल जैसे लोग हैं। दो तरह की धाराएं हमेशा रही है, लेकिन जब भी कोई संकट आता रहा है बॉलीवुड पर या किसी भी मसले पर, तो बहुत सारे लोग एक साथ हमेशा से खड़े होते रहे हैं, है ना। कांग्रेस में बहुत सारे बॉलीवुड के लोग गए हैं, बीजेपी में लोग गए हैं, अलग अलग पार्टियों में भी लोग गए हैं, लेकिन आमतौर पे जो नफरत समाज में दिखती रही है या दिखाने की कोशिश की जाती रही है, वो यहाँ की आपसदारी में कभी देखने को मिली नहीं है। अभी क्या है कि जिस किस्म की प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि एक समय में मधुर भंडारकर ने हिंदू सरकार बनाई थी। मधुर भंडारकर एक पार्टी के बड़े खास किस्म के फिल्म मेकर थे, हैं भी। तो हम सबको लग रहा था कि वो फिल्म जो है वो क्या बनाएंगे, हाँ, किसका पक्ष लेंगे, किसको विलन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक ट्वीट किया था और मेरे पास तुरंत फोन आ गया था कि भाई देखो, उनकी वो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत वो अपनी फिल्म बना रहे हैं, आपकी जो विचारधारा है आप उसके तहत फिल्म बनाइए। तो मैं आज भी वही बात कहता हूं कि जिसमें उनका बिलीव है वो काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा बिलीव है वो हम काम कर रहे हैं। दिक्कत तब होती है जब हमारे बिलीव के हिसाब से हमारे काम करने में बहुत सारी बाधाएं खड़ी की जाती हैं। बहुत लोग बोलते थे, मैं यहाँ नाम लेकर के नहीं कहूंगा, लेकिन उनके बोलने की वजह से उनका अकाउंट तक फ्रीज कर दिया गया, उन पर बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए, है ना, और उनका बोलना जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, है ना। वो अब नहीं बोलते, अब वो फिल्म की बात करेंगे, समाज और राजनीति की बात नहीं करेंगे। जबकि हमारा नागरिक दायित्व है कि हम फिल्म के अलावा एक नागरिक होने की हैसियत से, चूंकि हम वोट भी देते हैं, हम इस देश की भी बात करें। तो मेरा तो क्या है कि मेरे पास खुल्ला खेल फर्रुखाबादी वाला मामला है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते, मेरे पास जो भी बैंक स्टेटमेंट मेरा मांगता है मैं देखता हूँ कि ये यहाँ से आया और ये यहाँ गया, है ना, बीच में कहीं किसी तरफ नहीं गया है वो पैसा। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी की बात करने या देश को लेकर के कोई स्टैंड वाली बात करने से पहले आपको अपना अकाउंट क्लियर रखना होगा, आपको ईमानदार रहना होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप पे बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, ये क्या फिल्म है आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। मतलब मुझसे 4-5 प्रोड्यूसर्स का फोन आया कि यार हम लोग क्या एक ऐसी फिल्म और बना सकते हैं क्या। मैंने कहा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये मसला है। बहुत बढ़िया। और वो जो है आपने बड़ी मजेदार तरीके से बहुत सारे शेर और कविता का जिक्र किया, चमचे पतीली से भी गर्म है, और वो जो कवि सम्मेलन था, जो शेर थे, शायरी थे। बहुत दिनों बाद इस तरह के शेर और शायरी देखने को मिले। कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो।
ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। तो रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए कि पतीली से गर्म है। बंद होली के मौके से कि छाई है हर एक सिमत जो होली की बहारें, पिचकारियां ताने वो हसीनों की कतारें, है हाथ हिना रंग तो रंगीन फुहारे, एक दिल से भला आरती किस किस की उतारे। अच्छा, नए है ना, वो आपने क्या सोच के लिए थे कि इतनी सुंदर नहीं, देखिए कविताएं? क्या है कि जो बात हम सीधे सीधे नहीं कह पाते हैं, वो बात हमको शेरो शायरी के माध्यम से कहने की जरूरत होती है। और बहुत बड़े दास्तान को हैं, युवा है, और हमने उनको पढ़ाया भी एक जमाने में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, हिमांशु वाजपेयी। तो मुझे लगा कि जब हम लखनऊ में फिल्म शूट कर रहे हैं, तो लखनऊ जो है वो साझी विरासत का शहर है, शेरो शायरी का शहर है, मीर ने आखिरी सांस वहां ली, मीर की कब्र वहां है। तो जो शायरी का जो ये मयार है जिसको सेट किया दिल्ली के बाद लखनऊ ने, वहां की कुछ चीजें आनी चाहिए। तो हमने एक छोटे से सीन में हिमांशु वाजपेयी से कहा कि यार आप कोई शेर पढ़ दो। तो उन्होंने सागर खयामी साहब का वो शेर पढ़ा कि ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। तो रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों की देखिए, यानी मतलब अंधभक्तों को तो देखिए पतीली से गर्म है। तो अब जैसे जावेद साहब ने कबीर के बहुत सारे दोहे पढ़े, जावेद साहब ने राहत इंदौरी के शेर का इस्तेमाल किया टुकड़ियों में। तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें जो है हमारी फिल्म को अच्छे तरीके से बयान करने में बहुत मददगार होगी। तो लोगों ने किया और हमने रोका नहीं। वो बहुत अच्छा लग भी रहा है, वो चूंकि सामयिक इतना लग रहा है, बहुत अच्छा। और लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि एक जमाने में भागश्री की पिक्चर देखने के लिए लोग दीवाने रहते थे। कितनी खूबसूरत थी भागश्री, उनकी बेटी पहली बार एक पिक्चर में, ये बहुत सुंदर लगी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ये जो किरदार आपने जिए, नसरुद्दीन शाह साहब का बेटा, भागश्री जी की बेटी, इन किरदारों के साथ काम करके आपको कैसा लगा? यार ये लोग बड़े सिंसियर किस्म के लोग हैं। होता क्या है कि जब आप किसी कैरेक्टर को चुन लेते हैं अपनी फिल्म में काम करने के लिए, एक्टर को, तो फिर उसके बाद हमारा दूसरा रियाज चलता है। अब मैं जैसे अवंतिका की बात करूं, बहुत ही स्वीट किस्म की, बहुत ही प्यारी लड़की है, और उसने अपने को कुर्बान कर दिया इस कैरेक्टर में। आप सोचिए कि मुंबई का अपर क्लास वाला एरिया है जुहू, जुहू में पैदा हुई, पली बढ़ी, पढ़ी, है ना, वो अंग्रेजी बरतते हैं अपने रोजमर्रा की बातचीत में। वो लड़की सब्जी का ठेला लगाने वाली लड़की का कैरेक्टर करने के लिए तैयार हो गई। तो एक तो पहला बैटल जो है हमने जीता, और उसने खुद को भी फ्रेम से बाहर देख करके एक बड़ा साहस वाला कदम रखा। ये उसकी पहली फिल्म है, इससे पहले हिंदी में उसकी कोई फिल्म नहीं है। एक वेब सीरीज में उसने मिथ्या में काम किया। दूसरा, मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर तो ये इसने चुन लिया कि हम करेंगे, लेकिन वो जबान कैसे बोलेगी? कायदे से हिंदी में ही थोड़ी मुश्किल होती है, तो अवधि मिली हुई हिंदी कैसे बोलेगी? पहली रीडिंग में मैं थोड़ा निराश हो गया। उसने मेरी नजर पढ़ ली अवंतिका ने, और मुझे कॉल किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मेरे ऑफिस आई, उसने कहा कि सर मैं कर लूंगी, आप प्लीज मुझे लैंग्वेज कोच दे दो, और मुझे बताते रहो, जहां भी आपको लगे कि जबान नकली हो रही है वहां मुझे टोक दो। और तब से लेकर के शूट तक, है ना, जैसे ही कोई टेक जो है, मुझे लगता था कि बहुत परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वक्त कम है, प्रोड्यूसर्स का दबाव है, एक दिन में काम खत्म करना है, तो मैं कई बार लगता था कि चलो यार चलने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास आती थी
कहती थी कि सर आपका चेहरा जो है वो ओके नहीं बोल रहा है, आपकी जबान तो ओके बोल रही है लेकिन आपका मन नहीं है, आप एक टेक करने का मौका मुझे और दो और मुझे 5 मिनट का टाइम दो। मैंने कहा कि दिया, और वो जाती थी 5 मिनट में और थोड़ी सफाई से करके लाती थी, मुझे सुनाती थी, मैं बोलता था कि अब परफेक्ट है और देन टेक वो होता था। तो मुझे बहुत मजा आया अवंतिका के साथ काम करने में। विवान तो चूंकि उसके फादर नसीर साहब तो एक स्कूल ही एक्टिंग के और सरधना यूपी के उस इलाके से आते हैं, तो खून में वो जबान रही होगी, तो उसने लाने की कोशिश की और बहुत मेहनत की बच्चों ने, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के परफॉर्मेंस से। तो बढ़िया, आखिरी सवाल, आप इस पिक्चर के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? आपकी पिक्चर क्यों देखें? यार पिक्चर ही अपने आप में एक संदेश है। अलग से मैं अपने आप को इतना बड़ा आदमी नहीं मानता हूँ कि मैं कुछ संदेश दे सकूं। बस मैं यही कहूंगा कि यार देखो, बहुत मुश्किल समय है ना, बहुत मुश्किलों से हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ करके एक खूबसूरत आजाद लोकतांत्रिक मुल्क हमको सौंपा है। इस मुल्क को हम बर्बाद होने से बचाएं और फिर से इसको किसी साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश होने से बचाएं। ये तभी हो सकता है जब हम मोहब्बत करें आपस में, एक दूसरे से, एक दूसरे को संदेह से, धर्म और बाकी चीजों की वजह से ना देखें। बस इतना ही सर। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश भाई, आपने इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अविनाश दास, और आपने पूरी पिक्चर के बारे में सुना। मेरे अनुरोध पर जरूर जाइए पिक्चर को देखने के, क्योंकि ये पिक्चर आपके दिल के दरवाजे खोलेगी। लगेगा आपको कि समाज में नफरत कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन प्यार सबसे जरूरी है, प्यार बांटते चलो। आपकी प्यार भरी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, पिक्चर जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने देख लिया। शुक्रिया, थैंक यू।